तो हेलो छात्रों, कैसन बारा? उम्मीद करता नहीं मस्त होगा और अपना अपना पढ़ाई में व्यस्त होगा। बहुत दिन बाद हमनी के आज अपना चैनल पर आइल बन सब पढ़े खातिर, ठीक बा। तो आज पढ़ल जी क्लास 10 के हिंदी। क्लास 10 के हिंदी पाठ के नाम बा तोहार नागरी लिपि। पाठ के का नाम बा? नागरी लिपि। और नागरी लिपि के जितना भी प्रश्न होखी न ओकरा के सरल एवं आसान तरीका से हम तारा लोग के कराई। और ये दावा बा कि अगर हमारा चैनल से तू लोग हिंदी पढ़ लेता रह तो क्लास 10वीं के होखो चाहे 12वीं के वार्षिक परीक्षा में तू कम से कम नंबर लेबा न तो हिंदी में 99 और ऐसे कम नंबर लेबा न तो 95। यही से कहता नहीं कि थोड़ा कुछ दिन के लिए हमारा पर विश्वास करके हमारा चैनल से पढ़। अगर हमारा पढ़ावला से तू खुश ना होब तो हमारा चैनल के फिर तू अनसब्सक्राइब कर दी है, ठीक बा। उससे पहले हम कहता नहीं कि हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो, कैसे कि क्लास 9 से लेके 12 तक के हिंदी के सभी पाठ पुस्तक के प्रश्न उत्तर कराई। और हिंदी के व्याकरण क्लास 9 से लेके 12 तक ले सरल एवं आसान तरीका से कराई, जैसन कि तू अभी तक ले पढ़ ले ना होखबा। तो चला स्टार्ट कर जाओ आज के वीडियो। देखो पाठ के नाम तोहार का बा, पाठ के नाम बतैनी हम कि पाठ के नाम बा हमनी के कौन चीज़? तो नागरी लिपि। पाठ के का नाम बा? नागरी लिपि, ठीक बा। और एक जैसे शीर्षक यानी पाठ के नाम नागरी लिपि और लेखक एकर बारन गुणाकर मूल्य। जन्म भइल बा गुणाकर मूल्य के 1935 में और मृत्यु भइल बा गुणाकर मूल्य के 2009 में। ई याद रखिए लो, गुणाकर मूल्य के मृत्यु कब भइल बा? तो 2009 में। और बात आ गई कि रचना और कृति, मतलब गुणाकर मूल्य कितना रचना कैले बारन, कौन कौन किताब लिखले बारन, वो सब के बारे में याद कर लिया। कैसे कि ऑब्जेक्टिव में तरह से पूछेला तो हम बहुत कम हेजा दिले बानी। भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी। और एगो बात एजा और याद करो कि भारतीय लिपि की कहानी एगो किताब है, ठीक बा। वो किताब में सिर्फ हमनी के भारत देश के जौन लिपि बा ओकर कहानी लिखल गई बा। और वही किताब से यानी कि भारतीय लिपि के कहानी के किताब से हमनी कही नागरी लिपि शीर्षक लेहल गई बा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव में पूछ दी, ठीक बा, कि नागरी लिपि किस पुस्तक से उद्धृत है, या नागरी लिपि किस पुस्तक से ली गई है, या नागरी लिपि शीर्षक किस पुस्तक से संकलित है। तो याद रखिए भारतीय लिपियों की कहानी। तो चले कि अब क्वेश्चन और आंसर कर जाओ। चला जी, आ गई पहिल का हमनी के क्वेश्चन। कहता कि नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है, ठीक बा। नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? उत्तर देखो। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आई है। हाँ, तो दूसरा प्रश्न बा हमनी के का बा कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो बहुत बढ़िया एक उत्तर बा शॉर्ट में। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, प्राकृत भाषाएं लिखी जाती है। याद रखिए, ठीक बा, कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, प्राकृत, ठीक बा। आजा तीसरा प्रश्न, खूब सुंदर प्रश्न, बार बार तारा परीक्षा में पूछेला, याद रखिए। तीसरा प्रश्न कहता लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? तो उत्तर होई कि लेखक ने ब्राही, बंगला, सिद्धम आदि भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक बा, और एकरा के लिखा चलिए, ठीक बा। क्लास 10 के हिंदी पढ़ता सब पाठ के नाम बा नागरी लिपि। चलो अगला प्रश्न देखा जाओ। अगला प्रश्न खूब सुंदर बा, हो एकदम खूब सुंदर बा। प्रश्न कहता चौथा कि नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? यानी कि कुल मिलाकर हम कही ना तो में 2 प्रश्न कैले बा, ठीक बा। पहला प्रश्न कैले बा कि नंदी नागरी किसे कहते हैं, और बाद दूसरा प्रश्न में बा कि किस प्रसंग में लेखक ने उसका यानी कि नंदी नागरी का उल्लेख किया है। तो आ जाओ उत्तर बा कि दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। मतलब असली में अगर हम कहें तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत के यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। कंप्लीट हो गई कि नंदी नागरी लिपि
केकरा कहल जाला, तो दक्षिण भारत के नागरी लिपि के नंदी नागरी लिपि कहल जाला। ठीक बा। और एक प्रसंग भी देखा लेखक का बताओ तारा। कोकन के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। नंदी नागरी लिपि में है। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। देख लो कितना सुंदर एक उत्तर बा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ला। ठीक बा, हम रुकल बानी 4 नंबर के स्क्रीनशॉट ले ला। चला 5 नंबर पर आजा। 5 नंबर प्रश्न कहता, ओहो सॉरी 5 नंबर प्रश्न कहता कि नंदी नागरी के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दे। मतलब थोड़ा सा बता दे एक बार। ठीक बा। तो उत्तर हुई हमनी के कि नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। ठीक बा। चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी लिपि अंकित है। नागरी लिपि अंकित है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलसाई जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। टीचर रहला 5 नंबर प्रश्न के उत्तर एक बार देख लेला, स्क्रीनशॉट लेला। चलावा 6 नंबर प्रश्न कइल जाओ। 6 नंबर प्रश्न बा कि बराही, और यार का हो जाता है। 6 नंबर प्रश्न बा कि बराही और सीधम लिपि के तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कैले बा हो, बहुत बढ़िया है और बड़ी सुंदर एक आंसर हमनी के कल जाई। देखत थोड़ा सा एक के ऊपर कदी की लौकी तरह लगे। ठीक बा। उत्तर में बताओ कि ब्राही लिपि तथा वाद की सीधम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आरी लकीरों या छोटे ठोस त्रिकोण है, लेकिन नागरी लिपि के मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी होती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। याद रखिए। 6 नंबर प्रश्न के उत्तर है। स्क्रीनशॉट ले ला स्क्रीनशॉट। चला जा 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न आ गई। प्रश्न कहता उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। तो हमने के उत्तर रही का रही उत्तर में कि उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर अजमेर के चौहान, कनौज के गाहरवाल, कठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के फरमार, जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड के चंडेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। 7 नंबर प्रश्न के उत्तर है, ले लिया, ले चलो। और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करी हो। ठीक बा। चैनल के सब्सक्राइब कर लो, काहे से कि हमारा टारगेट बाकी जो है 100 गो सब्सक्राइबर हमारा चैनल पर हो जाता ना एकदम लाइव क्लास तारा लोग के बोर्ड पर पढ़ाई। और तू लोग 100 गो सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो सके कर डालो। अपना दोस्त यार हितई नतई सगरो वीडियो के लिंक भेज के अब बोलल कि सब्सक्राइब कर ले लो। ठीक बा। 100 गो सब्सक्राइबर मात्र चाहिए हमारा, ओकरा बाद लाइव क्लास चलाओ शुरू कर दें। तू लोग जौन पूछवा लो तो उत्तर लाइव में हम देते रहे। चल 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न ई रहल। 8 नंबर प्रश्न बा कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं। वाह कितना सुंदर बा हो कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं। लेखक इस संबंध में क्या बताता है। तो उत्तर रही कुछ विद्वानों के मतानुसार यानी विचार, गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किए। ठीक है, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। लेखक ने इसे संकुचित मत माना है। याद रखिए, कह रहा बा कि कुछ विद्वानों के विचार के अनुसार यानी मतानुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किए। किस लिपि का? देवनागरी का। ठीक है, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। लेखक ने इसे संकुचित मत माना है। चला जी, अगला प्रश्न आ गई। अगला प्रश्न ई रहल का बा प्रश्न हमनी के कि प्रश्न हमनी के खूब सुंदर बा। प्रश्न का बा हो आओ बताओ सही। प्रश्न बा कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक ने क्या कहना, लेखक का क्या कहना है। ठीक है, पटना के नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है। चला एक उत्तर देखा जाए। तो एक उत्तर बा हमनी के खूब फर्स्ट क्लास। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है।
पद्मतादित्यम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर कहते थे। पाटलिपुत्र अर्थात पटना को क्या कहते थे? नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित रखता है। असंभव नहीं कि यह 12 नगर प्राचीन पटना ही है। चला स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा में समस्या रहा। 10 नंबर प्रश्न के उत्तर रहा, स्क्रीनशॉट ले लिया। नागरी लिपि के 10 नंबर प्रश्न के उत्तर रहा। चला आ जा अगला प्रश्न, सॉरी 9 नंबर प्रश्न के रहा हो, 10 नंबर प्रश्न भाई। 10 नंबर प्रश्न कहा था कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो याद रखिए ईसा के 8वीं 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त हो चुकी थी। व्याप्त मतलब प्रसिद्ध, ठीक है, पसर चुकी थी। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। देख लो 10 नंबर प्रश्न के उत्तर। चला 11 नंबर प्रश्न कल जाओ। 11 नंबर प्रश्न हमनी के कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? बहुत बढ़िया। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? तो उत्तर देख ला। उत्तर कहता कि नागरी लिपि के साथ साथ भारतीय इतिहास, किसका जी? भारतीय इतिहास एवं संस्कृत के एक युग का जन्म होता है। साथ ही अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद, हिंदी के आदि कवि कौन है जी? तो सरहपाद, याद रखिएगा। सरहपाद 8वीं सदी के दोहा कोश की एक तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं 11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसको लेते चलिएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न के उत्तर ला हो स्क्रीनशॉट। हिंदियों बोल देता नहीं, बुझात नहीं कहता हमारा हिंदी तो हमारा बोले आएला ना। चलो 12 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न बा, ठीक बा। नागरी लिपि के लास्ट प्रश्न बा हमनी के। गुर्जर प्रतिहार कौन थे, ठीक है। तो उत्तर बा कि उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। उनके विद्वानों का उनके विद्वानों का मत है कि ये यानी कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा के 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया। तो देखा गुर्जर प्रतिहार कौन थे, जौन प्रश्न रहा एक उत्तर मात्र तू हेजा से लिख दिया, ठीक बा। हम थोड़ा लंबा बता दे रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे, चाहे इतना भी लिख दिया कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे, ठीक है। ईसा के 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया। तो ये रहा हमनी के नागरी लिपि क्लास 10 के हिंदी नागरी लिपि के सभी प्रश्न के उत्तर कई लेनी सर। और हम तारा से रिक्वेस्ट करता नहीं कि वीडियो के लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मात्र 100 गो सब्सक्राइबर हमारा के तू लोग अगर दे देता रहो, मदद करता लो, तो समझ जा लो कि हम लाइव क्लास तारा लोग के चलाएं और लाइव में तू जौन पूछब तौन बताए, ठीक बा। मात्र 100 गो सब्सक्राइबर हमारा चाहिए। तू अपना दोस्त यार हितई नतई परनतई अटदार पर्दार सब में ये वीडियो शेयर कर दो और कहा कि चैनल के सब्सक्राइब कर उसको। तो चला अगला पाठ के प्रश्न उत्तर लेके मिला जाई अगला दिन। तब तक के लिए वंदे मातरम।